प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी का क्लास लेकर के। हमने पिछले क्लास में पाठ 8 पढ़ा था। बसंत जो हमारी पुस्तक है कक्षा 8 की, पाठ 8 का नाम था अभी कठिन समय नहीं। तो वो एक कविता थी और उस कविता को हमने पढ़ा था और जो कविता के 4 प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए थे। आज कविता से आगे के कुछ प्रश्न हैं वो हम करेंगे। तो आइए पढ़िए स्क्रीन पे। ये देखिए, पहला प्रश्न है, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो ये प्रश्न वैसे तो क्या है कि आपके घर में भी आप सुन सकते हो ना, लेकिन फिर भी एक कहानी मैं आपको यहाँ पे सुना रहा हूँ। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती जाती रहती हैं। उनका सामना करने के लिए सभी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इन समस्याओं के सामने व्यक्ति हिम्मत न हार बैठे, इसलिए घर के बड़े बूढ़े द्वारा समय समय पर ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जिनकी मदद से कठिनाइयों पर विजय पा सके। यहाँ ऐसी ही एक कहानी प्रस्तुत है। तो यहाँ पे आपको एक कहानी सुना रहे हैं जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास का नाम तो हम सभी जानते ही हैं। वे संस्कृत के साहित्य के बहुत बड़े कवि तथा नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं और उन्हें दूसरा शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। कालिदास कवि हम सब जानते ही हैं। तो ये उनकी छोटी सी कहानी है। कालिदास का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनका बचपन का क्या नाम था, इस बारे में कुछ ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। इतना जरूर पता है कि ये बचपन में बहुत ही मूर्ख थे। हाँ देख लो, वो बचपन में इतने मूर्ख थे और बड़े होकर के वो इतने बड़े विद्वान बने कि उनको हम याद कर रहे हैं। और साहित्य के विद्वान थे ये, और था संस्कृत के। तथा गरीबी में जीवन बिता रहे थे। वे जहाँ रहते थे वहीं कहीं आसपास में विद्योत्तमा नाम की युवती रहती थी जो बहुत ही विदुषी थी। तो वो जहाँ कहीं रहते थे ना, उनके पास में ही एक विद्योत्तमा नाम की एक युवती रहती थी जो बड़ी ही विद्वान थी और वो तो मूर्ख थे। उसने शास्त्रों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वह अपना विवाह अपने से योग्य पुरुष से करना चाहती थी। उसने घोषणा कर दी थी कि जो भी उसे शस्त्रास्त्र में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। तो वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि मेरे से भी योग्य पुरुष हो, क्योंकि वो तो खुद विद्वान थी। और वो सोचती थी मेरे से भी जो ज़्यादा विद्वान होगा और जो मेरे को शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है ना, उसमें से प्रश्न उत्तर होते हैं। जैसे प्रतियोगिता होती है ना आपकी, ऐसी प्रतियोगिता होती है। तो उसने कहा कि मेरे को जो उस प्रतियोगिता में हरा देगा मैं उसी से ही शादी करूंगी। यह घोषणा सुनकर बहुत से ज्ञानी ब्राह्मण कुमार आते रहे, पर वे विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाते और पराजित होकर लौट जाते। पराजय से अपमानित ब्राह्मणों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इसे बहुत से ब्राह्मणों का अपमान किया है, अब इसका विवाह किसी भी तरह किसी बज्र मूर्ख से करा देना चाहिए। हाँ, तो बहुत सारे ब्राह्मण आए थे, बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, शास्त्रार्थ में है, लेकिन कोई भी उसको हरा नहीं सका। इसलिए किसी के साथ उसकी शादी हुई नहीं, विद्योतात्मा की। तो फिर ब्राह्मणों ने क्या सोचा, ब्राह्मणों ने सोचा कि इसने तो हमारा अपमान कर दिया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जो शादी है ना किसी मूर्ख से कराएंगे, जो बज्र मूर्ख हो, यानी कि बहुत ही मूर्ख हो। ये ब्राह्मण युवक किसी महामूर्ख की तलाश में निकल पड़े। जंगल के रास्ते में उन्होंने पेड़ पर एक युवक को कुछ काटते हुए सुना। ब्राह्मणों ने पास जाकर देखा कि युवक तो उसी डाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा है। हाँ, तो ब्राह्मणों ने सोचा भी एक मूर्ख ढूंढते हैं। तो उन मूर्ख ढूंढने निकले तो देखा कि जंगल में एक व्यक्ति क्या था, युवक, वो जो पेड़ काट रहा था ना, जो टहनी काट रहा था, और उसी के ऊपर ही खुद बैठा था, उसी डाल पर जिस पर वह बैठा। उन्होंने युवक को नीचे बुलाया और कहा कि वह उनके कहे के अनुसार कार्य करे तो वे उसका विवाह अत्यंत सुंदर युवती से करा देंगे। विवाह की बात सुनकर युवक बात मानने को तो युवक उनकी बात मानने को तैयार हो गया। ब्राह्मणों ने उसे अपनी योजना समझा दी और पंडित वेश धारण कराकर उसे विद्योतात्मा के पास ले गए। शास्त्रार्थ शुरू होने से पहले ही ब्राह्मणों ने विद्यात्मा को बताया कि ये हमारे गुरु हैं जिन्होंने आजकल मौन व्रत धारण कर रखा है। इस समय वे केवल इशारों में शास्त्रार्थ करेंगे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि योजना बना करके उस मूर्ख को ले गए।
कालिदास को, है ना, वो मूर्ख था ना, तो उसको ले गए और बताया, उस विद्वतात्मा के पास ले गए और कहा कि ये हमारा गुरु है और ये बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलेगा तो पोल खुल जाएगी। तो उन्होंने योजना बनाई और कहा कि इन्होंने आज मौन व्रत धारण कर रखा है और ये क्या करेंगे, इशारों में ही शास्त्रार्थ करेंगे, इशारों में उत्तर देंगे प्रश्नों के। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्वत्मात्मा ने एक उंगली मूर्ख युवक को दिखाई, जिसका जवाब उसने 2 उंगलियां उठाकर दिया। जब विद्वतात्मा ने 5 उंगलियां दिखाई तो मूर्ख युवक ने अपनी उंगलियां और हथेलियां बंद कर दिखाई। शास्त्रार्थ में विद्वतात्मा पराजित हो गई और उसका विवाह उस मूर्ख युवक से हो गया। और कुछ समय बाद जब विद्वतात्मा को पता चला कि उसका पति मूर्ख है तो उसने अपने पति को घर से निकाल दिया। हाँ, थोड़ी देर बाद, क्योंकि शादी तो हो गई लेकिन बाद में पता चला कि ये तो मूर्ख है, तो फिर विद्वतात्मा ने क्या करा, उसको घर से निकाल दिया। अब आगे क्या हुआ, पत्नी से अपमानित वह युवक काली मंदिर में जाकर रहने लगा और काली की पूजा अर्चना और खूब तपस्या की। इससे उनका नाम कालिदास पड़ गया और उसने विद्या अध्ययन किया और विद्वान बनकर अपनी पत्नी के पास आया। उसने संस्कृत साहित्य में अनेक काव्यों और नाट्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, विक्रमोवंशियम आदि बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य में कालिदास के समान दूसरा नाटककार नहीं हुआ। इस प्रकार जो व्यक्ति मूर्ख था और उसने, देख लो, बाद में मंदिर में शरण ली और मंदिर में जाकर के उसने अध्ययन किया और फिर उसने इतना विद्वान बना कि संस्कृत साहित्य का वो महान पंडित बन गया। और बाद में तो उसने बहुत सारी ये रचनाएं लिखी हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, नाट्य ग्रंथ, है ना। तो आज आज अगर देखा जाए तो उसके बराबर का कोई नाटककार नहीं है। तो इसका नीचे क्या शिक्षा मिलती है कि मेहनत से यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। फिर है दूसरा प्रश्न, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो ये प्रश्न है कि जब आप घर से स्कूल जाते हो ना तो कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। उसी तरह शाम को भी जब आप खेलते हो तो सूरज जब डूबता है ना तब भी कोई ना कोई घर पे इंतजार कर रहा होता है ना। तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये लिखना है। प्रतीक्षा करने वाला कोई अपना ही व्यक्ति होता है। घर से स्कूल जाने पर घर के सदस्य प्रतीक्षा करते मिलते हैं। इनके बारे में मैं निम्नलिखित बातें सोचता हूँ। वे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं तथा मुझसे विशेष अपनत्व तथा लगाव रखते हैं। हाँ, तो अपना इंतजार कौन करेगा घर में, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची जो भी घर में होंगे वो इंतजार करते हैं ना। जब स्कूल का टाइम, छुट्टी होती है तो फिर इंतजार करते हैं। अगर थोड़े से भी लेट हो जाए ना तो फिर उनको चिंता हो जाती है कि वो आया क्यों नहीं अभी तक, है ना। तो वो लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, तभी तो हमारे से लगाव होता है, हमारे से अपनत्व होता है। फिर है वे हमारे दुख सुख तथा हमारी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। हाँ, तो जो हमारा इंतज़ार करते हैं वो हमारे दुख सुख का ध्यान रखते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर वे चाहते हैं कि मैं समय से पहले ही उनकी आंखों के सामने रहूं। क्योंकि वो हमसे स्नेह करते हैं ना, माता पिता, तो वो चाहते हैं कि वो जल्दी हमारे पास आ जाए। और मेरी तनिक सी परेशानी देखकर वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हाँ, हमें कोई परेशानी हो जाए तो भी माता पिता हमारे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। और मेरे लौटने में देर हो तो भी वे चिंतित हो जाते हैं। हाँ, तो हम ये सोचते हैं अपने माता पिता के बारे में। तो ये पाठ 8 के कविता से आगे के 2 प्रश्न थे, ठीक है। तो ये पाठ 8 के प्रश्नोत्तर भी पूरे हो गए और इससे पहले मैंने 4 प्रश्न भेजे थे वो आपने कर ही लिए होंगे और 2 प्रश्न मैं आपको आज भेज रहा हूँ। तो ये पाठ हमारा पूरा हो गया, ठीक है। आप सभी भैया बहन इसको बसंत की जो अपने कॉपी लगाई हुई है जिसमें पहले 7 पाठ किए हैं और उसमें ये पाठ भी उसी में करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।